चैनल मेडिकल एंड नर्सिंग सब। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और पीडियाट्रिक के ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। फर्स्ट थिंग मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं कि हमने पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो बेसिक पीडियाट्रिक है वो तो कई बार पढ़ी है। दैट मीन्स बच्चों का वजन किस एज में कितना होगा, क्या हाइट बढ़ेगी, क्या MUAC रहेगा, ये सब हम आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चीज़ हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास है जो हमारी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में मेनली जो डिसीज़ पोर्शन होता है उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं या फिर MP ग्रुप 5 का या फिर HSSC का एग्ज़ाम देने वाले हो हरियाणा के लिए। तो सभी जगह के लिए क्लास है जो प्रॉपर तरीके से हेल्पफुल रहने वाली है। और साथ ही साथ मैं बता दूं चैनल पर डेली ANM का है जो पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो ANM की जो भी क्लासेस हो रही हैं वो सभी ऑफिशियल पेपर हैं, जो जैसे आपका पेपर आता है वैसे ही पेपर को ओनली इस तरीके के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है ताकि आपको प्रॉपर विजुअल हो और आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर किए जाएँ। और जो भी लोग नॉर्सेट प्लस एम्स के पेपर्स या फिर MP ग्रुप 5 के पेपर्स लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। नॉर्सेट एम्स प्लस मॉस्बी की जो बुक की PDF है जो फ्री दी जाएगी नॉर्सेट एम्स के पेपर के साथ, वो आपको 200 रुपीज़ चार्ज लगेगा, जिसमें आपके एम्स के हैं जो 12 से 13 पेपर रहेंगे, एक नॉर्सेट का पेपर होगा और मॉस्बी की बुक की PDF होगी। और जो भी लोग जो ग्रुप 5 के पेपर लेते हैं उनको ओनली 100 रुपीज़ चार्ज लगेगा, जिसमें आपको 10 सेट हैं जो MP ग्रुप 5 पेपर्स के रहने वाले हैं। और जो भी आपके डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहा आपका, फीटल ब्रेडिकार्डिया इज डिफाइंड एज व्हेन हार्ट रेट इज। तो फीटल ब्रेडिकार्डिया को डिफाइन कब किया जाता है? जब हार्ट रेट कितनी हो, लेस देन 100 बीट पर मिनट, बिटवीन 100 एंड 200 बीट पर मिनट, लेस देन 120 बीट पर मिनट, या फिर लेस देन 120 बीट पर मिनट फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो ब्रेडिकार्डिया टैकीकार्डिया दो टर्म आपने पढ़े हैं। तो ब्रेडिकार्डिया यदि एडल्ट में बात की जाए तो ब्रेडिकार्डिया की रेंज क्या होती है? बिलो 60। कितना? बिलो 60। और जो टैकीकार्डिया है इसमें एडल्ट्स में क्या रेंज रखी जाती है कि पल्स रेट कितना हो जाए? तो टैकीकार्डिया की होगी 100, मतलब बहुत ज़्यादा हाई जाना, 100 से ज़्यादा। तो टैकीकार्डिया में 60 से कम, बिलो 60 ब्रेडिकार्डिया। अब लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है फीटस की। फीटस का मतलब है यहाँ पर जो यूट्रस में है बेबी, बाहर नहीं आया है, बाहर आएगा तब हम उसको बेबी न्यूबॉर्न में कंसीडर करेंगे, लेकिन वो क्या है, गर्भ में, यूट्रस में है। तो उस टाइम पे जो ब्रेडिकार्डिया है वो कितनी हार्ट रेट को कंसीडर करेंगे? तो जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है बेबी की वो होती है 140 टू 160, 140 टू 160 तक, 140 से 160 जो नॉर्मल हार्ट रेट होगी फीटस की, 140 से 160। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है फीटस की। अब ब्रेडी का मतलब तो क्या होगा? कम पल्स रेट और हार्ट रेट। तो अब यहाँ पे कंसीडर की जाएगी लेस देन 120 बीट पर मिनट। लेकिन जब आप कंटिन्यू 15 मिनट तक मॉनिटरिंग करेंगे तब आपको आइडिया होगा कि बच्चे को ब्रेडिकार्डिया, फीटस को ब्रेडिकार्डिया है। क्लियर? यदि आपको ऑप्शन D ना आए एग्जाम में और ऑप्शन C आए तब आप इसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन है जो मिलते जुलते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा इस तरीके के ऑप्शन में आपको होगा जब आप कंटिन्यूस 15 मिनट तक मॉनिटरिंग करेंगे तब। अभी फीटल ब्रेडिकार्डिया यदि एक बार में 120 बीट पर मिनट है, हो सकता है मदर की जो पोजीशन है वो किसी अलग तरीके की पोजीशन में लेटी हुई हो या फिर कुछ और रीज़न हो, तो आप 15 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे। तो यदि तब भी इतनी ही आती है मतलब फीटल ब्रेडिकार्डिया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपका, रिगार्डिंग ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स इन चिल्ड्रन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स में जो बच्चों को लेके सही पॉइंट कौन सा नहीं है? तो ब्रीथ होल्डिंग स्पेल मतलब जब बच्चे रोते हैं, मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब बच्चे सभी रोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको आप सांस चढ़ाना या फिर सांस रोकना भी कह सकते हैं।
उस टाइम पे यदि आप देखेंगे तो बच्चों के जो लिप्स हैं उनमें साइनोसिस तक देखने को मिलेगी, क्योंकि वो अपनी उनकी सांस जो ब्रीदिंग जो नॉर्मल वे होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो आ किए रहेंगे, आपको साउंड नहीं आएगा उतनी देर तक। कुछ कुछ बच्चे 10 सेकेंड तक क्या कर लेंगे, सांस को अपनी रोक के रखेंगे और बस आवाज़ किए रहेंगे, मतलब वो बहुत रो रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सांस रोकना। ब्रीथ होल्डिंग स्पेल का मतलब है सांस रोकना, और इसको लेके ब्रीथ होल्डिंग स्पेल को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ फेयरली कॉमन इन द फर्स्ट 2 ईयर ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल सही है। 2 साल की एज ग्रुप तक ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन ये जो 2 साल की एज कही गई है और ब्रीथ होल्डिंग स्पेल मेरी बेटी में बहुत जैसे ही रोना स्टार्ट करती थी और ये देखने को मिलता था। बट इस केस में सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है इट डज़ नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजर डिसऑर्डर, ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। कॉमनली ये 2 साल तक के बच्चों में होता है और इससे सीजर वगैरह आने के कोई चांस नहीं होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है पेरेंट आर एडवाइज टू इग्नोर एंड नॉट टू रीइंफोर्स दीज अटैक्स, ये बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप ऐसे केस में बच्चों को क्या करें। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि बच्चों को इतना चिड़चिड़ा या फिर आप ये नहीं बना सकते कि बच्चों को दोबारा से इस तरीके से हो। फिर इट मस्ट बी इमीडिएटली अटेंड टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया एंड ऑनसेट ऑफ सीजर्स, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि ब्रीथ होल्डिंग स्पेल को लेके बच्चों में सही पॉइंट कौन सा नहीं है। तो जब फर्स्ट है कि 2 साल तक के कॉमन है, दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन कहा है ये बिल्कुल सही है कि सीजर्स को लेके ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स का कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा है कि पेरेंट्स आर एडवाइज टू इग्नोर, मतलब पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि ऐसी एक्टिविटी या फिर बच्चे को इतना चिड़चिड़ा ना बनाए कि वो सांस रोकने की नौबत पे आ जाए। तो लास्ट ऑप्शन है आपका इट मस्ट बी इमीडिएटली अटेंड, तो ऐसा नहीं है। जब भी बच्चे को ब्रीथ होल्डिंग स्पेल आते हैं फिर सांस रोकता है बच्चा रोते रोते, तो आप पीछे से बैक को रब कीजिए और थोड़ा सा चाहें तो आप 2-3 बार पीठ पर है जो हाथ से मे बी लाइटली हाथ से आप क्या कर सकते हैं, पीठ को जोर से थपथपा सकते हैं, तो बच्चा कॉमन हो जाएगा, मतलब नॉर्मल वे में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपको 18 month old baby present with recurrent episode of excessive crying followed by cyanosis, unconscious and occasional seizures since 9 months of age. What is the most likely diagnosis is? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 18 महीने का बच्चा है, 18 month old बेबी है, रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं एक्सेसिव क्राइंग के, जिसके साथ क्या हो रहा है, साइनोसिस हो रहा है, बेबी अनकॉन्शियस भी हो रहा है और कभी ओकेजनली सीजर्स भी आ जाते हैं। बच्चे की उम्र 9 महीने है, तो ये किस तरीके का डायग्नोसिस होगा, एपिलेप्सी, एनोक्सिक स्पेल्स, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स, वैसोवैगल अटैक। अब यहाँ पर जो हमने अभी इसके पहले के क्वेश्चन में पढ़ा है सेम वही चीज़ है कि बार बार बच्चा रोता है तो साइनोसिस होगा, जब ब्रीथ होल्डिंग स्पेल होगा बच्चा सांस रोकेगा तो साइनोसिस होगा और लिप्स आप बच्चे के ब्लू कलर के होने लगेंगे, बच्चे का पूरा फेस और पेलनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बच्चा कभी कभी बेहोश भी हो जाता है कुछ केस में, क्योंकि जब सांस नहीं जाएगी प्रॉपर बेहोश हो जाएगा, लेकिन कभी कभी सीजर्स भी आ जाते हैं, रेयरली आते हैं बहुत ही। यदि 100 में से 80 बच्चों को क्या हो रहा है, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स होते हैं, तो जो बचे हुए 20 बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिलेगा, बाकी ऐसे नहीं होता कॉमनली। तो यहाँ पर जो ओकेजनल सीजर्स वाला केस है, 9 महीने की एज है, तो सभी डायग्नोसिस क्या हैं, ब्रीथ होल्डिंग स्पेल्स के डायग्नोसिस में आपके कंसीडर किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एक्सपेक्टेड इन अ 3 year old चाइल्ड। बच्चे का 3 महीने का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा है, तो जो नहीं है, ड्रॉ अ सर्किल, टॉक इन सेंटेंस, क्लाइम डाउन स्टेयर्स, हॉप 5 steps। तो बच्चा 3 साल के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, सर्किल बना लेगा सिखाओगे तो, सेंटेंस में अच्छा प्रॉपर बात भी करेगा, स्टेयर्स पे क्लाइंबिंग करना सबसे अच्छा शौक होता है बच्चों का, स्पेशली 2 से 3 साल के बीच में हाथ पकड़ के वो क्लाइंब करेंगे। हॉप 5 स्टेप, ये उनको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो ये यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे बात 3 ईयर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन की पूछी, आपको इन्फेंसी पीरियड से एडोलेसेंट पीरियड तक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाई विच ईयर्स ऑल मिल्क टीथ आर इरप्टेड।
तो बच्चे की उम्र कितनी होगी जब उसके सभी दूध के दांत आ जाएंगे? तो प्राइमरी टीथ हैं बच्चों के, वो किस एज में आ जाएंगे? 1.5 ईयर, 2 ईयर, 2.5 ईयर या फिर 3 ईयर में। तो जो बच्चे के प्राइमरी टीथ होंगे, क्या है? प्राइमरी टीथ होंगे, वो किस उम्र में आने लगेंगे? तो वो पूरे दांत आ जाते हैं 2 साल में। कब? 2 ईयर में। फिर जब बच्चे की उम्र 6 साल होती है, कितनी? जब बच्चे की उम्र 6 साल होती है तो ये प्राइमरी टूथ गिरना स्टार्ट होते हैं, जिसको आप मिल्क टीथ कहेंगे, दूध के दांत कहेंगे। और आफ्टर दैट परमानेंट टीथ आते हैं जो आपके हमेशा रहेंगे, मे भी बुढ़ापे में, ओल्ड एज में गिरेंगे, बट ऐसे। तो यहाँ पर जो प्राइमरी टीथ और मिल्क टीथ या दूध के दांत कहें तो 2 साल में पूरे आ जाते हैं। फिर 6 साल के बाद ये प्राइमरी टीथ गिरना स्टार्ट होते हैं, फिर परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट इज delayed dentition is most characteristics of which of the following? delayed dentition का मतलब है लेट दांत आना। लेट दांत किस केस में आएंगे? मोंगोलिज्म, एक्रोमेगाली, क्रेटिनिज्म या फिर माल न्यूट्रिशन, किस केस में delayed dentition देखने को मिलेंगे? तो जो केस होगा यहाँ पर delayed dentition का, वो होगा यहाँ पर आपका कौन सा? एक्रोमेगाली। क्या है? एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में जनरली क्या होगा? एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज होने लगेगा। क्या होगा? एक्सेस ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, ओवर प्रोडक्शन होगा ग्रोथ हार्मोन का पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो इस केस में डिलेड डेंटिशन मतलब दांत हैं जो, बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन दांतों का आना क्या होगा? डिले होगा। नेक्स्ट वन इज अ न्यूबॉर्न बेबी हैज़ अ हेड सर्कमफेरेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर एट बर्थ। His optimal head circumference will be 43 सेंटीमीटर at which month? तो बच्चे का जन्म के समय हेड सर्कमफेरेंस है जो कितना है? 35 है। लेकिन जब बच्चा कितनी उम्र होगी कि 43 सेंटीमीटर हेड सर्कमफेरेंस पहुंच जाएगा? जो नॉर्मली हेड सर्कमफेरेंस यदि इंच में बात करें तो 13.5 तक रहता है। कितना? 13.5 तक रहेगा। लेकिन जब बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग यदि ये बात की जाती है, कहा गया है कि जब बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है 43 हो गया है, तो 43 हेड सर्कमफेरेंस है जो किस एज में देखने को मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ पे 4 मंथ ऑफ एज, 6 मंथ ऑफ एज, 8 मंथ ऑफ एज या फिर 12 मंथ ऑफ एज। तो बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस है, क्या है? हेड सर्कमफेरेंस है। यहाँ पर हेड सर्कमफेरेंस को आप नापते कैसे हैं? ऑक्सीफ्रंटोल जो फ्रंटोनल है सर्कमफेरेंस है, ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस से फ्रंटल प्रोमिनेंस तक आप इसको नापेंगे। यहाँ से ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस से फ्रंटल प्रोमिनेंस तक नापेंगे। आपने फीटल स्केल बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो एक बार देख लें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो नॉर्मल एवरेज एट द बर्थ होता है 35 सेंटीमीटर और 13.5 इंच। लेकिन जब ये हेड सर्कमफेरेंस बढ़ता है, कितना? हेड सर्कमफेरेंस बढ़ेगा तो हर 1 महीने में 1 ही सेंटीमीटर बढ़ता है। पहले 1 साल तक कितना होगा आपका? 1 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा। लेकिन इनिशियल 3 मंथ की बात करें आप, पहले यदि हम बात करते हैं, आपको एक तरीके से समझ में आता हो कि 35 सेंटीमीटर तो जन्म के समय हुआ। अब शुरू के 3 महीने तक बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस 2 सेंटीमीटर की एवरेज से बढ़ेगा। बाकी फिर 3 महीने की एज के बाद बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस 1 सेंटीमीटर पर मंथ के हिसाब से बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू दैट कि 43 सेंटीमीटर किस एज में पहुंचेगा? 12 महीने की एज में और 12 मंथ ऑफ एज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल ग्रोथ इज मैक्सिमली अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? तो फीटस की ग्रोथ है किस हार्मोन के कारण डिस्टर्ब होगी? ऑप्शन में है यहाँ पर इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल या फिर थायरोक्सिन। तो फीटल की ग्रोथ है जो किस हार्मोन की वजह से डिस्टर्ब होगी? तो वो डिस्टर्ब होगी आपकी इंसुलिन हार्मोन के कारण। इंसुलिन के कारण इंसुलिन जनरली ग्रोथ फैक्टर्स को क्या करेगा? इनिशिएट करने का काम करेगा, डबल रोल प्ले करता है। इंसुलिन क्या करेगा?
ग्लूकोरेगुलेटरी हार्मोन के तौर पे भी काम करेगा, और जो भी आपकी बॉडी में एनर्जी वगैरह की ज़रूरत है तो उसके लिए हेल्पफुल करेगा कौन, इंसुलिन। लेकिन यदि इंसुलिन हार्मोन ही क्या हो जाए, डिस्टर्ब रहे, तो मैक्सिमम जो अफेक्ट होगा, अफेक्ट तो सभी हार्मोन के कारण होगा लेकिन मैक्सिमली अफेक्ट पूछा है तो होगा अकॉर्डिंग टू दैट इंसुलिन की कमी के कारण। ज़्यादा के कारण भी होगा, कम के कारण भी होगा। नेक्स्ट इज जेंडर ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑफ फीटस बिकम्स क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड एट व्हाट वीक ऑफ जेस्टेशन। तो जो बच्चे का जेंडर मेल है या फीमेल है, किस वीक की प्रेगनेंसी पीरियड में जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है बच्चे के बनना स्टार्ट होंगे, किस वीक में पता चल जाएंगे आपको कि बच्चा मेल है या फीमेल है। 10 वीक में, 16 वीक में, 12 वीक में, कि जो बेबी है मेल है या फीमेल है, जो यूट्रस में है बेबी, जो फीटस है, तो मेल है या फीमेल कैसे आइडेंटिफाई होगा, मतलब किस वीक में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनना स्टार्ट होंगे कि आप पहचान कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं सोनोग्राफी में, तो बहुत सारी जगह जो फीटल एग्जामिनेशन जब आपकी 8th वीक या फिर 12th वीक की स्कैनिंग होती है उस टाइम पे क्या किया जाता है कि बहुत सारे, मतलब रेयरली या फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि जो फीटस को आइडेंटिफाई करना मतलब मेल है या फीमेल है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या है, बैन है। बट जो छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पे चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ पर जो जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ऑर्गन फीटस के कब पहचाने जा सकते हैं, जनरली ये 10 वीक की प्रेगनेंसी में। कब, जब फीटस 10 वीक का होगा उस टाइम पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बनने स्टार्ट होंगे, तो उस टाइम पर क्लियरली पहचान हो सकती है जब अल्ट्रासोनोग्राफी होती है उस टाइम पे। तो कब होगा ये, 10 वीक्स की प्रेगनेंसी में। जो स्कैनिंग होती है बेबी के लिए, जब जो फीटस स्कैनिंग होती है वो आपको एग्ज़ाम में एक तो ये आती है कि कब कौन सी होती है, तो 10 वीक में जब फर्स्ट स्कैनिंग होती है आपकी, एक होती है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कि प्रेग्नेंट है या नहीं। फिर दूसरी होती है आपकी सेकेंड मंथ में, मतलब हम ये कह सकते हैं 8 to 10 वीक में होती है, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर होती है 5th मंथ स्कैनिंग, जिसको हम क्या कहेंगे, जो एनोमली स्कैनिंग होती है वो कब होती है, 5th मंथ की प्रेगनेंसी में, जनरली 20 वीक की प्रेगनेंसी में, और इसको 20 to 25 वीक के बीच में किया जाता है एनोमली स्कैनिंग को, कि बेबी में कोई जो कंजेनाइटल डिफेक्ट है वो तो डेवलप नहीं हो रहे हैं, उसको चेक करने के लिए। फिर होती है 8वें वीक की प्रेगनेंसी में, बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो पेल्विक में किस तरीके से ब्रीच प्रेजेंटेशन है, वर्टेक्स है, और बेबी किस लाई में लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, तो इस सभी चीज़ों को चेक करने के लिए 8 वीक में एक स्कैनिंग की जाती है। फिर जब एक लास्ट में, कुछ हॉस्पिटल्स में होती है कुछ में नहीं होती है, 37 और 38 वीक में स्कैनिंग की जाती है कि कितना सर्विक्स डायलेट है, कितने दिन लग सकते हैं, इन सभी के लिए। लेकिन बेसिकली जो स्कैनिंग होती है उतनी हार्मफुल तो नहीं होती है अकॉर्डिंग टू गायनेकोलॉजिस्ट के, बट कुछ लोगों को लगता है कि जो स्कैनिंग से क्या है बेबी को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जब यदि एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो 10 वीक में आइडेंटिफाई होने लगेंगे। एनोमली स्कैनिंग पूछे तो जनरली 20 से 25 वीक की प्रेगनेंसी में की जाती है। फिर एक कन्फर्मेटरी या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए एंटी स्कैनिंग की जाती है, नचल रिजिडिटी पता करने के लिए, बेबी की जो नेक यहाँ पे फ्लूइड वगैरह कलेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो होती है कि अब 2 महीने की प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, अ चाइल्ड कैन कॉपी अ सर्किल फर्स्ट एट व्हाट एज। तो बच्चा, कोई भी बच्चा किस एज में एक सर्किल को कॉपी कर सकता है, 2 years ऑफ एज, 1.5 year, 4 year या फिर 3 year में। तो बच्चा और चाइल्ड है जो सर्किल कब बना सकता है, 3 साल की एज में। कब, 3 साल की एज में। एग्जाम में आपको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का माइलस्टोन है, सिटिंग पूछें कि बच्चा कब बैठने लगता है विद सपोर्ट के, तो 6 मंथ में। बच्चा क्राउलिंग कब करता है, 9 मंथ में। बच्चा स्टैंड मतलब खड़े कब होगा, तो 1 year में 1-2 स्टेप भी चलने लगता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यदि किसी के यहाँ बच्चे हों, और जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, मान लीजिए आपका बच्चा 1 year तक वॉक नहीं कर पाता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का डेवलपमेंट एक सा हो। कुछ बच्चों में थोड़ा डिले होता है, कुछ में अर्ली होता है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द एवरेज बर्थ वेट ऑफ इंडियन चाइल्ड। तो जो इंडियन बेबीज़ होते हैं उनका बर्थ वेट कितना होता है, 2.9 kg,
2.8 kg, 3.3 kg या फिर 2.5 kg। तो एक एवरेज इंडियन बेबी का बर्थ वेट पूछा गया है। एवरेज इंडियन बेबी का बर्थ वेट है जो कितना होता है। तो एवरेज यदि जो नॉर्मल यदि नॉर्मल की बात करें हम, तो नॉर्मल तो 2.5 kg रहता है। कितना नॉर्मल जो बर्थ वेट होता है बच्चे का कितना होता है, 2.5 kg। लेकिन यदि हम एक एवरेज बात करते हैं तो इंडियन बेबी हैं जो जनरली 2.8 kg वेट तक के डिलीवर हो जाते हैं। तो इंडियन बेबीज़ हैं यदि नॉर्मल बर्थ वेट पूछें तो कितना होता है, 2.5 kg। नॉर्मल बर्थ वेट 2.5 kg। लेकिन एवरेज बर्थ वेट की जब बात होती है तो जो एवरेज बर्थ वेट होता है बच्चों का 2.8 kg। इंडिया में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका वजन जनरली 2.8 kg रहता है। लेकिन एग्ज़ाम में यदि आपको ओनली नॉर्मल बर्थ वेट पूछे तब आपको 2.8 kg पे मार्क नहीं करना, तब आपको कहना है 2.5 kg मतलब कि 2500 ग्राम। और यदि इससे कम आता है मतलब क्या है, वो बच्चा लो बर्थ वेट बेबी है। 2.5 kg और बिलो 2.5 kg है, बिलो 2.5 kg या फिर लेस देन 2.5 kg कहते हैं तो क्या है, LBW लो बर्थ वेट बेबी। लेकिन मोर देन 2.5 kg मतलब नॉर्मल है। इंडियन बेबीज़ में यदि एवरेज की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल नहीं पूछा है, यहाँ पे एवरेज बर्थ वेट पूछा है तो वो होता है 2.8 kg तक। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मच इज द IQ ऑफ अ चाइल्ड विथ मेंटल एज ऑफ 7 एंड अ क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 7 ईयर। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको IQ फॉर्मूला लगाना है इंटेलिजेंसी क्वाड्रेंट के लिए। यदि बच्चे की मेंटल एज कितनी है, 7 है, और बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है क्या है, बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है, वो भी 7 है। तो IQ फॉर्मूला निकल के क्या आएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है 100, 120, 145 या फिर 80। तो जो IQ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, IQ फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यहाँ पे आप IQ फॉर्मूला लगाते हैं 7 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 100। तो अब आपका निकल के क्या आता है, तो आपका निकल के आएगा 100। यहाँ पे आपके लिए मैं IQ फॉर्मूला और जो मेंटल रिटार्डेशन की जो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू IQ के वो ऐड करती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में, अब जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको 7 ईयर ही रहे। 7 की जगह आपको मेंटल एज 10 दे सकते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज है जो आपको 9 दे सकते हैं, या फिर मेंटल एज 10 दे दें, क्रोनोलॉजिकल एज 12 दे दें। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बताई गई है। तो जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज देख के यदि IQ निकालने को कहेंगे तब आपको ये फॉर्मूला अपनाना है कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यहाँ पर यदि आपको इस तरीके से पूछते हैं तो आपको कहना है 100। अब यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि ये मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बदल सकती है बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के और ICD-10 क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। एग्जाम में आपको आता है कि जो मेंटल रिटार्डेशन है ICD के किस क्लासिफिकेशन में आएगी। तो ICD-10 के F70 में मेंटल एज को डिवाइड किया गया है। किसको, मेंटल एज को, सॉरी मेंटल रिटार्डेशन को डिवाइड किया गया है। ICD-10 का जो F70 कोड नंबर है उसमें मेंटल रिटार्डेशन को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पर जो मेंटल रिटार्डेशन है इसकी क्लास पूछते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। तो जो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन होगी जब IQ लेवल 51 से 70 तक रहेगा, 51 to 70 और 50 to 70 मतलब क्या है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, एजुकेबल है, आप इसको समझा के पढ़ा के ठीक कर सकते हैं। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन में IQ लेवल 36 to 50 तक रहेगा और ये ट्रेनेबल है। फिर आता है सीवियर, तो IQ 21 to 35 और 20 to 34 भी आप कह सकते हैं। तो ये सीवियरली डिपेंडेंट मतलब ये दूसरों पे डिपेंड रहेगा। फिर आता है प्रोफाउंड, मतलब IQ लेवल बिलो 20 और इस तरीके के पर्सन को हॉस्पिटल में ही रहने की ज़रूरत रहेगी, वैसे ठीक नहीं होगा नॉर्मली। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड ICD-10 क्लासिफिकेशन में इसको F70 में कंसिडर किया गया। F70 माइल्ड,
F71 मॉडरेट, F72 सीवियर और F73 प्रोफाउंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज IQ ऑफ चाइल्ड मीन्स। तो यदि किसी बच्चे के लिए इंटेलिजेंसी क्वोशिएंट है, किस तरीके से डिसाइड होगा। द क्रिएटिव एफिशिएंसी ऑफ द चाइल्ड, द कैपेबिलिटी ऑफ चाइल्ड टू परफॉर्म इंटेलेक्चुअल टास्क इन रिलेशन टू अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज, द एफिशिएंसी ऑफ मेमोरी ऑफ चाइल्ड, क्वालिफिकेशन ऑफ द लर्निंग एबिलिटी ऑफ चाइल्ड। तो इंटेलिजेंसी क्वांटिट का किसी बच्चे के लिए क्या मतलब है, मतलब क्या यदि किसी का IQ लेवल कम है बच्चे का या फिर नॉर्मल IQ है, किस तरीके से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि बच्चा क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ पर IQ लेवल का मतलब है कि बच्चे की जो क्षमता है, जो इंटेलेक्चुअल टास्क है अपने सेम एज के बच्चों के साथ उसी टाइप से कर पा रहा है या नहीं। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार है तो उसका IQ लेवल से आप उसको क्या करेंगे, जज करेंगे। कुछ बच्चे छोटे में होशियार होते हैं, मतलब थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बड़े होके पढ़ते हैं, तो ये चीज़ आपके बच्चे के IQ लेवल को डिसाइड नहीं करेगी, मतलब आपका बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। यहाँ पे बात की जा रही है कि IQ का मतलब क्या है। तो IQ का मतलब कि जब बच्चा कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क, सोचने समझने की क्षमता या फिर कुछ भी करने की जो क्षमता है अपने सेम एज के बच्चों के जैसे कर पा रहा है, यहाँ पर वो है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू परफॉर्म इंटेलेक्चुअल टास्क इन रिलेशन टू अदर चिल्ड्रन ऑफ सेम एज। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नॉर्मल हाइट विथ डिक्रीज्ड बॉर्न एज इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नॉर्मल हाइट है लेकिन डिक्रीज्ड बॉर्न एज, नॉर्मल हाइट विथ डिक्रीज्ड बॉर्न एज इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। हाइट नॉर्मल है लेकिन जो बॉर्न्स हैं अकॉर्डिंग टू एज क्या है, कम है। तो ये क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, थैनाट्रोपिक ड्वार्फ्स है या फिर डाउन सिंड्रोम है। तो ये क्या है, जिसमें हाइट बॉर्न्स की बच्चे की जो या फिर पर्सन की हाइट नॉर्मल है लेकिन जो बॉर्न की एज है वो क्या है, कम है। तो ये कहलाएगा आपका कुशिंग सिंड्रोम, जिसको हम हाइपर कॉर्टिसोलिज्म भी कह सकते हैं। हाइट क्या है पर्सन की, नॉर्मल होगी, लेकिन हाइट नॉर्मल रहेगी लेकिन बॉन्स की एज क्या है, कम होगी। पर्सन ओबीज रहेगा, फैट डिपॉजिट होगा एब्डोमेन में, नेक के यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब यहाँ पर वही डिक्रीज बॉर्न एज, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस कुशिंग सिंड्रोम वाले में कॉमनली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मसल वास्टिंग होगी। मेनली एग्जाम में यदि आपको आता है तो ये होगा कैसे, जब आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर जो रीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड है, एक्सेस कॉर्टिसोल, क्योंकि कॉर्टिसोल को वही रिलीज करेंगी, ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज करें तब आपको क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम में आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जनरली, या तो आपकी बॉडी ने अलग से रिलीज किया, मतलब कि बॉडी ने कुशिंग सिंड्रोम में क्या किया, कॉर्टिसोल हार्मोन को एक्स्ट्रा रिलीज किया, या और जो आपकी किडनी है वही बहुत सारे स्पेशली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखती हैं। लेकिन ये हार्मोन यदि आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो कुशिंग सिंड्रोम होगा, और जब कोई भी बीमारी होती है तो उसके लक्षण भी होंगे। लेकिन कुशिंग सिंड्रोम वाला पर्सन क्या रहेगा, एब्डोमेन उसका आगे की तरफ रहेगा, और जो पीछे की तरफ से हम बात करें तो एक तरीके से हमें कह सकते हैं बफेलो हम्प, एग्जाम में आता है बफेलो हम्प, किसमें देखने को मिलेगा, तो बफेलो हम्प भी देखने को मिलता है कुशिंग सिंड्रोम में। इसमें कुशिंग सिंड्रोम में। तो अब कुशिंग सिंड्रोम यदि आपकी किडनी ने ज़्यादा रिलीज नहीं किया, एड्रिनल ग्लैंड ने कॉर्टिसोल रिलीज नहीं किया, आप खुद लंबे टाइम से किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए लंबे समय से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेते हैं, या फिर जो आपको एड्रिनल ट्यूमर हो जाता है, या फिर किडनी में इस तरीके की प्रॉब्लम होगी कि जो इस हार्मोन के रिलीज को क्या करेगी, बढ़ाएगी, तो ये सभी चीज़ें कुशिंग सिंड्रोम को कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट इज इन असिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अफेक्टेड। तो जो असिमेट्रिकल IUGR है, क्या है, असिमेट्रिकल IUGR, तो इस जो असिमेट्रिकल IUGR वाला यदि बच्चा होता है तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट नहीं होगा, सबक्यूटेनियस फैट, मसल, लिवर या फिर ब्रेन।
तो जनरली जो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दो तरीके के क्या होंगे, जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बेबी होते हैं वो होंगे। तो इनमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। तो जब असिमेट्रिकल IUGR बेबी की हम बात करते हैं तो जनरली ये 70 से 80% केस में तक देखने को मिलेगा क्या, असिमेट्रिकल IUGR। तो यहाँ पर जो बच्चे में जो अपकमिंग बेबी होगा, आपका डिलीवर होगा, उसमें लिवर, मसल, सबक्यूटेनियस फैट, ये तीनों चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी, लेकिन ब्रेन को छोड़कर, किसको, ब्रेन को छोड़कर। जो सिमेट्रिकल होंगे वो छोटे होंगे, क्या है, उनकी हेड बॉडी दोनों छोटा होगा सिमेट्रिकल वाले, लेकिन असिमेट्रिकल वाले जो होंगे, यहाँ पे मैं आपको एक इमेज ऐड करती हूँ जिससे और इजी दी हुई है कि जिसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चन है ये आपका IUGR में, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में। तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मतलब पहले समझिए आप। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन में होगा क्या कि जो बच्चा है, नॉर्मली 37 वीक कंसीडर किया जाता है नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी के लिए। तो बच्चे ने अपने वो 37 वीक कंप्लीट कर लिए, लेकिन उसके बाद भी जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का वजन कम होगा। 38 वीक कंप्लीट कर लिए, बच्चे का वजन कम होगा, साथ ही साथ बच्चे के लिए कुछ और अदर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जो नॉर्मली ग्रोथ प्रोफाइल होगी इस तरीके से रहेगी। फर्स्ट इमेज देखिए आप, फर्स्ट इमेज देखिए रही। और जो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल की बात की जा रही है, जो सिमेट्रिकल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन वाले बेबी होते हैं, इनके ब्रेन की साइज बहुत छोटी होती है एज कम्पेयर टू असिमेट्रिकल के। और असिमेट्रिकल वाले बच्चों की जो हेड और जो ब्रेन की साइज है वो नॉर्मल बच्चे जो प्रॉपर डिलीवर होते हैं उनके ही जैसी रहेगी। क्लियर। और जो मेन कॉज होगा असिमेट्रिकल का, वो होगा क्रॉनिक हाइपोक्सिया और माल न्यूट्रिशन, मतलब माँ ने प्रॉपर तरीके से खाना पीना नहीं खाया, तो ये चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट विच डज नॉट शो मच चेंज इन 1 to 4 ईयर। तो एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट है जो 1 से 4 साल की एज में ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मिड आर्म सरकमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, चेस्ट सरकमफेरेंस, हेड सरकमफेरेंस रेशियो या फिर हाइट। ध्यान से देखिए, 1 से 4 साल की एज में बच्चे का एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में बच्चे की हाइट, वेट, मिड आर्म सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस और यहाँ पे आपकी सभी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम बात करते हैं तो 1 से 4 साल के बच्चे में स्किन फोल्ड थिकनेस, बच्चा जितना ज़्यादा छोटा रहता है, जनरली 1 साल में बच्चे के हाथ में अच्छे फोल्ड रहेंगे, मोटा ताज़ा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा, हाइट बढ़ती है तो बच्चे का जो फोल्ड थिकनेस है वो कम होने लगते हैं, तो ये तो चेंज हो जाते। दूसरा C ऑप्शन है चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस, इसमें भी चेंज देखने को मिलेंगे आपको। फिर आता है हाइट, 1 से 4 साल के बच्चे की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं चेंज होगी, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, होगा मिड आर्म सरकमफेरेंस। क्या है? मिड आर्म सरकमफेरेंस। और मिड आर्म सरकमफेरेंस हम चेक कैसे करते हैं? साकिर टेप से। किससे? साकिर टेप से, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन बैंड रहेगा। ग्रीन मतलब बच्चा प्रॉपर हेल्दी है, येलो है तो आप उसको खाना पीना खिला के ठीक कर सकते हैं, और रेड है मतलब बच्चे को हॉस्पिटलाइज करके प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और सीवियर मालनरिश्ड है बच्चा। अगला क्वेश्चन है सिटिंग हाइट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिटिंग हाइट किसके इक्वल होगी? हेड सरकमफेरेंस, चेस्ट सरकमफेरेंस, अपर सेगमेंट या फिर क्राउन रम्प लेंथ। सिटिंग हाइट है जो बच्चे की किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर जो क्या है, सिटिंग हाइट है जो किसके बराबर होगी? होगी क्राउन रम्प लेंथ के। आप जब स्कैनिंग पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कि जो मेजरमेंट बच्चे की लंबाई चेक करने के लिए टॉप ऑफ द हेड से बम्प तक, बटक्स तक जो चीज़ चेक की जाती है, हेड के टॉप से, जिसको हम क्राउन कहते हैं, हेड पे ही आप ताज पहनेंगे, यहाँ पर वही है क्राउन, और रम्प का मतलब है बटक्स। तो सिटिंग हाइट है जो इक्वल किसके होगी? क्राउन रम्प लेंथ के। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ कैन बी सीन इन चिल्ड्रन। तो
तो डेसिडियस टीथ का मतलब है दूध के दांत और प्राइमरी टीथ। तो बच्चों में डेसिडियस टीथ कितने होते हैं? 20, 24, 28 या फिर 32। तो जो यहाँ पर डेसिडियस टीथ की बात की जा रही है, डेसिडियस टीथ वही मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, प्राइमरी टीथ, मिल्क टीथ या फिर दूध के दांत या फिर डेसिडियस टीथ। और ये जनरली बच्चों में 6 महीने की एज से आना स्टार्ट होते हैं और 2 साल की एज में पूरे कंप्लीट आ जाते हैं। और ये होते हैं कितने? टोटल 20। कितना? 20। नेक्स्ट वन इज वाइंड स्वेप्ट साइन और डिफॉर्मिटी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। क्या है? वाइंड स्वेप्ट साइन किसमें देखने को मिलेगा? स्कर्वी में, रिकेट्स में, एकोंड्रोप्लासिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस में। तो यहाँ पर जो वाइंड स्वेप्ट साइन है, वाइंड स्वेप्ट साइन किसमें देखने को मिलेगा? तो जो वाइंड स्वेप्ट साइन और वाइंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी है ये देखने को मिलती है किसमें? स्कर्वी वाले बच्चे में। किसमें देखने को मिलेगी? स्कर्वी वाले बच्चे में। और जो वाइंड स्वेप्ट साइन, स्वेप्ट और वाइंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी ये देखने को मिलती है रिकेट्स के बच्चे में। किसमें? रिकेट्स के बच्चे में देखने को मिलेगी। बोन्स किस तरीके से हो जाएंगी? यहाँ पर ये देखिए बोन्स इस तरीके से आपकी हो जाएंगी। तो बच्चों में जो रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी के कारण। किसके कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। और जो यहाँ पर वाइंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी और जो वाइंड स्वेप्ट साइन है ये देखने को मिलेगा रिकेट्स में, जिसमें जनरली बोन्स हैं जो नॉर्मली फॉर्मेशन इनका नहीं होगा। किसके कारण? लैक ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फेट की कमी के कारण। क्योंकि हमारी बोन्स किससे मिलके बनती हैं? कैल्शियम, विटामिन डी और फॉस्फेट से। मोस्टली जो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारी बॉडी में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है कैल्शियम। जो बोन्स, आपकी हड्डियाँ हो गई, दांत हो गए, इनको बनाने में काम करेगा। तो यहाँ पर जो वाइंड स्वेप्ट साइन है ये होगा रिकेट्स के कारण। रिकेट्स होता कैसे? विटामिन डी की कमी के कारण। आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी। विटामिन डी सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर उसी विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होगा। रिकेट्स में जो यहाँ पे स्वेप्ट साइन दिखाई दे रहे हैं देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इफ द मदर इज टेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन। तो यदि माँ कौन सी मेडिकेशन ले रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। ऑप्शन में है यहाँ पर प्रोप्रानॉल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सल्फोनाइल यूरियाज या फिर इंसुलिन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन है यदि माँ सल्फोनाइल यूरिया लेती है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जाता है। सल्फोनाइल यूरिया एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। क्या है? एंटी डायबिटिक और ओरल ली जाने वाली मेडिकेशन। एग्जाम में आपको आता है सल्फोनाइल यूरिया और सल्फोनाइल यूरिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे भी जानी जाती है। और इसका जो यूज़ है इस ड्रग का मेनली ये क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है। क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है। मेनली एग्जाम में आपको एक और एक ड्रग आती है कि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है वो कौन सी है? तो वो होती है मेटफॉर्मिन। एग्जाम में आती है मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइल यूरिया, दोनों क्या है? एंटी डायबिटिक ड्रग है। दोनों एज एन अल्टरनेटिव की तरह काम करेंगे और ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ये भी याद रखें। और जब भी माँ यदि इस ड्रग को ले रही है, सल्फोनाइल यूरिया ले रही है, तो यहाँ पर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फैटी एसिड इज नेसेसरी ड्यूरिंग 0 to 6 month ऑफ एज। तो कौन से फैटी एसिड की ज़रूरत पड़ेगी जब बच्चे की उम्र 0 to 6 month हो? ऑप्शन में है यहाँ पर लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, एक्रोडिनोइक एसिड या फिर पैल्मेटिक एसिड। तो यहाँ पर ये जो आपको पूछा गया है कि 0 to 6 month की एज में, 0 to 6 month की एज में है जो किस तरीके की
किस एसिड की ज़रूरत पड़ेगी? तो जनरली बच्चे को जो फैटी एसिड की ज़रूरत है वो किस एज में पड़ेगी? 0 to 6 मंथ की एज में सबसे ज़्यादा क्यों पड़ रही है? तो लिनोलेनिक एसिड ज़रूरत तो सबकी होती है, लेकिन कुछ मेम्ब्रेन को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चे के लिए हार्ट और ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं उस टाइम पर सबसे ज़्यादा लिनोलेनिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। वो बच्चा जब 0 to 6 मंथ एज का होगा तो ये जो फैटी एसिड है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेक अलग है और लिनोलेनिक अलग है, एसेंशियल फैटी एसिड है और इसकी ज़रूरत 0 to 6 मंथ। Which one of the following is not reported to be clinical manifestation of zinc deficiency state in children? जिन बच्चों में जिंक की कमी है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जिन बच्चों में जिंक की कमी है उसमें कौन से साइन देखने को नहीं मिलेंगे? ड्वार्फिज्म एंड हाइपोगोनेडिज्म, लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट, इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मैक्रोलाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पर जिंक की कमी होती है। जिंक का तो ये सबको पता है कि डायरिया को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। जिंक मेडिसिन डायरिया को ट्रीट करने में दी जाती है 14 दिन तक। अब जिंक की यदि आपकी बॉडी में कमी होती है, ड्वार्फिज्म देखने को मिलेगा, मतलब बौनापन, इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होगी, मैक्रोलाइटिक एनीमिया होगा, लेकिन लिवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्या? लिवर और स्प्लीन इनलार्जमेंट देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ रिकेट्स? तो रिकेट्स में कौन सा, यदि आपने एक्सरे करवाया तो कौन सा फीचर नहीं दिखाई देगा? इंक्रीज्ड इन विड्थ ऑफ ग्रोथ प्लेट, ये दिखाई देगी। डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी, ये भी होगा क्योंकि ये कैल्शियम की कमी भी रहती है रिकेट्स में। रिकेट्स रोजरी, ये भी देखने को मिलेगी। सब पेरिटोनियल ब्लीडिंग, रेडियोग्राफिक फीचर में सब पेरिटोनियल ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, बाकी यहाँ पे सभी चीज़ें दिखाई देंगी। रेडियोग्राफिक फीचर का मतलब है जब आप एक्सरे करवाते हैं तब। नेक्स्ट वन इज पेरीओरल रैसेस, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन क्रीजेस एंड न्यूराइटिस सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल? तो पेरीओरल रैसेस देखने को मिल रहे हैं, पिगमेंटेशन हो रहे हैं, स्किन क्रीजेस हो रही हैं, न्यूराइटिस देखने को मिल रहा है। तो ये किस किस मिनरल की कमी के कारण होगा? पिगमेंटेशन है स्किन पर, स्किन क्रीजेस है, न्यूराइटिस है, तो ये किस मिनरल की कमी से हो रहा है? तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, जिंक, कॉपर या फिर मैग्नीशियम और बायोटिन। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें होंगी जिंक की कमी के कारण। किसके कारण? जिंक की कमी के कारण। और न्यूराइटिस का मतलब है आपकी नर्व्स में इन्फ्लामेशन होना, जो कि किसी वायरस या फिर बैक्टीरिया या फिर कुछ कमी के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर न्यूराइटिस है, जो क्या है? न्यूराइटिस हो गया, पिगमेंटेशन हो गया स्किन पे, पेरीओरल रैसेस हो गए। तो ये सब किसकी कमी के कारण हो रहे हैं? जिंक की कमी के कारण। नेक्स्ट इज व्हेन अ पेशेंट प्रेजेंट विथ स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, बॉन पेन्स एंड एक्सरे रिवील्स फ्रैकल्स लाइन्स इंडिकेट व्हाट? जब पेशेंट को स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, यहाँ पर देखिए साइन बताए गए हैं, फिर यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, बोन पेन और एक्सरे रिवील करता है क्या? फ्रैकल्स लाइन। तो ये सब किस में देखने को मिलेंगी? ऑप्शन में है यहाँ पर स्कर्वी, एकॉन्ड्रोप्लासिया, सिफिलिस या फिर रिकेट्स। तो ये सब चीज़ें किस में देखने को? जब बच्चे को सीवियर स्कर्वी हुआ हो। क्या है? विटामिन सी की कमी के कारण क्या होता है? स्कर्वी। तो यहाँ पर रेचाइटिक रोजरी है जो, या फिर हम रोजरी साइन कह सकते हैं। स्कर्वी वाले भी होते हैं, क्रिकेट्स वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इमेज में दिख रहे हैं ये क्या है? रोजरी साइन, और पेन रहेगा बोन्स में, पेल्किन फ्रैक्चर होगा और फ्रैंकल लाइन देखने को मिलेगी वाइट कलर की। तो ये सब किसके साइन है? स्कर्वी के। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ विटामिन के न्यूबॉर्न कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? न्यूबॉर्न बेबी में विटामिन के यदि ज़्यादा हो जाता है तो क्या कॉज करेगा? ब्लीडिंग टेंडेंसीज, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, वॉमिटिंग या फिर हीमोलाइसिस। तो यहाँ पर विटामिन के यदि न्यूबॉर्न बेबी में ज़्यादा होने की बात की जाती है, ज़्यादा होने की बात की जा रही है,
तो इससे क्या होगा, हाइपर बिलीरुबिनेमिया, क्या है, बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा आपकी बॉडी में। विटामिन के का काम क्या होता है आपकी बॉडी में, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ न्यूबॉर्न बेबी को एज सून एज पॉसिबल इंट्रामस्कुलर रूट से विटामिन के इंजेक्ट किया जाता है ताकि ब्लीडिंग वगैरह ना हो। अब यहाँ पर यदि यही विटामिन के ज़्यादा हो जाता है तब बच्चे में हाइपर बिलीरुबिनेमिया होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन स्वेलिंग आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यहाँ पर ये देखिए कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन किस केस में देखने को मिलेगा, स्कर्वी में, रिकेट्स में, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अब यहाँ पर आपको जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, क्या है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन स्वेलिंग ये देखने को मिलती है कहाँ पे, रिब केज के यहाँ पे, कहाँ पर, रिब केज के यहाँ पर, लोकेटेड बिटवीन द डिस्टल पार्ट ऑफ द रिब एंड द कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पर रिब्स में जो स्टर्नम वाला एरिया हो गया आपका, चेस्ट हो गया, यहाँ पर जब स्वेलिंग होगी तो ये स्कर्वी में भी देखने को मिलेगी, रिकेट्स में भी देखने को मिलेगी, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी में देखने को भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। अब यहाँ पर ये देखिए कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, जो कार्टिलेज हो गए, यहाँ पर रिब्स आपकी डायरेक्ट तो अटैच नहीं होंगी, कार्टिलेज से जुड़ी हुई रहेंगी। तो जो कार्टिलेज और जो रिब केज की जो बोन्स हैं, रिब केज की जो बोन है, बोन और कार्टिलेज के बीच का जॉइंट क्या कहलाता है, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। अब लेकिन इसी जंक्शन में यदि कुछ स्वेलिंग आ जाए, देखिए यहाँ पर दो इमेज हैं, एक में डायरेक्ट बताया गया है कि कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज है यहाँ पे मान लीजिए, और जो बोन्स हैं दोनों के बीच का जो पॉइंट जहाँ जुड़ रहे हैं दोनों, तो वो कहलाएगा जंक्शन। अब यहाँ पर इस जंक्शन में यदि स्वेलिंग होती है तो क्या कहलाएगा, कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। एक होता है कोस्टोस्टर्नल, जो स्टर्नम के यहाँ पे जुड़ेगा, ध्यान से देखिए, जो स्टर्नम के यहाँ पे जुड़ती हैं ये कहलाएगा कोस्टोस्टर्नल, और जो यहाँ पर नीचे डाउन साइड जुड़ेंगे डायफ्राम के यहाँ पे, वो कहलाएगा कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। और यदि स्वेलिंग है तो स्कर्वी के कारण भी होगी, रिकेट्स के कारण भी होगी, कॉन्ड्रोडिस्ट्रॉफी के कारण भी होगी। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स। तो रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन क्या है, रिक्टेसरी रोजरी, क्रेनियोट्रैप्स, बाउलेक्स या फिर हैरिसन ग्रूव। कौन सा साइन है जो रिकेट्स का अर्लीस्ट साइन है, तो रिकेट्स का जो अर्लीस्ट साइन है वो है क्रेनियोटैप्स, जिसको हम कहेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन्स। क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण भी हो सकता है, रिकेट्स के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ पर हाइपर विटामिनोसिस मतलब विटामिन ए ज़्यादा होने के कारण हो सकता है, रिकेट्स के कारण हो सकता है, मतलब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में हो सकता है। तो क्या है, अर्लीस्ट साइन है क्रेनियोटैप्स, मतलब जब विटामिन डी नहीं होगा और कैल्शियम की कमी होगी तो जो आपकी स्कल बोन्स हैं वो क्या होंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। क्या होंगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। तो यहाँ पर जो अर्लीस्ट साइन है वो क्या है, क्रेनियोटैप्स। अब आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक जो ऑप्शन है आपको एग्जाम में आ सकता है हैरिसन ग्रूव। क्या है, हैरिसन ग्रूव। तो यहाँ पर जो हैरिसन ग्रूव है ये भी रिकेट्स में ही देखने को मिलेगा, जो कि 6th जो रिब है आपकी, क्या है, 6th रिब है यहाँ पे जनरली नॉर्मल की जगह रिकेट्स में देखने को मिलेगा। क्या, जो आपकी प्रेशर है आपका, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर रिकेट्स में जो प्रेशर रहेगा आपका रिब केज का वो क्या होगा, चेंज होगा, वो कहलाएगा यहाँ पे आपका हैरिसन सल्कस और हैरिसन ग्रूव। नेक्स्ट इज बॉल एग्स, आपने कई बार इमेज देखी, तिरछे से लेग रहेंगे, वो है व्हाट इज द नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 5 साल के बच्चे की नॉर्मल कैलोरी कितनी होगी, कितनी ज़रूरत होगी, 800, 1000, 1500 या फिर 2000। यदि हम बात करें 1 साल के बच्चे की, तो 1 साल के बच्चे को 1000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 100 पर केजी बॉडी वेट। तो 5 साल के बच्चे को कैलोरी की बात करें हम तो कितना, 1500 किलो कैलोरीज, कितना, 1500 किलो कैलोरी।
अगला क्वेश्चन है, इन अ इन्फेंट विथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कैन नॉट बी प्रेजेंटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यदि जो बच्चे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड मतलब ओनली माँ का दूध पी रहे हों 6 महीने तक, तो उनको कौन सी प्रॉब्लम नहीं होगी। GI ब्लीडिंग ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी, रिलेटिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, इवनिंग कॉलिक आफ्टर गोल्डन कलर स्टूल। तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं उनका स्टूल का कलर डार्क येलो टाइप का रहेगा, मस्टर्ड येलो रहेगा, और उनमें इवनिंग कोलिक के चांसेस ना के बराबर होते हैं, बहुत ही रेयरली। तो बच्चे बॉटल फीड करते हैं उनमें इवनिंग कोलिक बहुत देखने को मिलेगा, जैसे ही शाम होगी बच्चा रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड बच्चे की बात की जा रही है, जिसको जो नहीं होगा इवनिंग कॉलिक। क्या है? इवनिंग कॉलिक। तो ये थी आज की हमारी पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं बेझिझक। सभी के कमेंट्स में रीड करती हूँ, चाहे कोई भी कमेंट्स कर रहा हो, अच्छे कमेंट बुरे कमेंट सभी कमेंट में रीड करती हूँ। जिनको भी नॉर्सेट प्लस एम्स और जो मौसमी की बुक फ्री दी जाएगी, जो लोग नॉर्सेट एम्स के पेपर लेते हैं वो ले सकते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके। जो लोग MP ग्रुप 5 के पेपर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, ऑल इंडिया NHM पेपर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ऑल ओवर पेपर्स आपको अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।